गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 13 नंबर की क्लास है आज हमारी, है ना। टाइम एंड वर्क की जो मेन वाली शीट है उसके लगभग हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मिसलिनियस बचा है और टाइप 8 बचा है। टाइप 8 मैं बाद में करवाऊंगा। आज मैं मिसलिनियस वाला पार्ट ले रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मिसलिनियस, है ना। हिंदी में इसको विविध बोलते हैं, है ना। मिसलिनियस लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है जिसमें सारे क्रिटिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ, है ना। चलिए, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। बाकी आप निश्चिंत रहें, अभी मैं आज या कल में कंप्लीट करवा दूंगा टाइम एंड वर्क। बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी बोलकर लिखवाना है मेरे को। टाइम एंड वर्क के कई सारे क्वेश्चन है जो मेरे को अभी बोलकर लिखवाना है आपको, वो कल की क्लास में करूंगा मैं। क्लियर। कल की क्लास करने के बाद परसों, और परसों के बाद नर्सों में हम क्या करेंगे, या फिर कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, परसों में मैं प्रैक्टिस शीट लूंगा हाथ में, और जो जो क्वेश्चन क्रिटिकल है, जो जो आपने डिस्कशन कॉलम में मेरे डाउट्स में पूछा है, वो क्वेश्चन भी मैं यहां पर आपको दूंगा। क्लियर। तो निश्चिंत रहें, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं एक क्लास ऐसी जरूर बनाऊंगा जहां आपका डाउट्स पूरे क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो, मिसलिनियस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विविध का क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट एक्सरसाइज का, है ना। पढ़ता हूं मैं। 2 मोमबत्तियां 12 तथा 30 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3/5 हो जाएगा। बता रहा हूं कहानी, रुके इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, 2 मोमबत्तियां, हिंदी में मिसिंग है, हिंदी में लिखा हुआ नहीं है समान ऊंचाई की मोमबत्तियां, हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, तो मैं बना देता हूं। 2 मोमबत्तियां जो ना, उनकी ऊंचाई बिल्कुल समान है। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, ऐसी कुछ है कहानी, है ना। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां, हिंदी में मिसिंग है, समान ऊंचाई लिख लेना, है ना। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 12 and 20 hours, है ना। 2 मोमबत्तियां 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, यानी कि ये 12 घंटे में जलेगी पूरी और ये 20 घंटे में जलेगी। इस मोमबत्ती को नाम देता हूं ए, इस मोमबत्ती को नाम देता हूं बी। ये कैंडल का नाम ए है, ये कैंडल का नाम बी है। ये कैंडल ए और ये कैंडल बी। कैंडल ए 12 घंटे में पूरी तरह से जल जाता है और कैंडल बी कितने घंटे में जल जाता है, 20 घंटे में। क्लियर। कैंडल ए, मोमबत्ती ए 12 घंटे में पूरी जल के खत्म हो जाएगी और मोमबत्ती बी 20 घंटे में पूरी जल के खत्म हो जाएगी। तो 12 और 20 का एलसीएम, एक काम करें, मोमबत्ती की ऊंचाई 60 मीटर ले लें क्या। 12 ऊंचाई यानी कि वर्क, है ना। तो मोमबत्ती की ऊंचाई 60 मीटर ले लें क्या। वर्क क्या ले लें हम, 60 मीटर। विजिबल है, सभी को दिख रहा है क्लियरली, है ना। तो मोमबत्ती की ऊंचाई हम क्या ले लेते हैं, 60 मीटर, ठीक है। तो मोमबत्ती की ऊंचाई ले ली हमने 60 मीटर। तो 12 5 60, यानी कि 5 मीटर प्रति घंटे की चाल से जलेगी। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, समझते हो आप लोग। 23 60, यानी कि ये वाली मोमबत्ती 3 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से जलेगी क्या। क्लियर। यानी कि इधर वाली मोमबत्ती किस चाल से जलेगी, है ना, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, 5 मीटर प्रति घंटे। और मोमबत्ती बी किस चाल से जलेगी, 3 मीटर प्रति घंटे, है ना, 3 मीटर पर आवर, इस चाल से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ठीक है। तो सिर्फ पहली लाइन पढ़ी मैंने सवाल की, अभी आगे पढ़ता हूं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, समझ आई बात। दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, ठीक है। मतलब एक ही समय पे दोनों में आग लगाना है, एक ही समय पे दोनों को आपको जलाना है। क्लियर। एक ही समय पे दोनों को जलाना और स्थायी चाल से जलेंगी। स्थायी यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट चाल से जलेगी। कांस्टेंट चाल से जलने का मतलब, स्थायी चाल से कांस्टेंट स्पीड से जलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की स्पीड समान है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यदि इसकी चाल 5 मीटर प्रति घंटा है तो पूरा जलने तक 5 मीटर प्रति घंटा, 5 मीटर प्रति घंटा ही रहेगा। स्पीड पूरी यात्रा में कांस्टेंट रहेगी। और इसकी चाल यदि 3 मीटर प्रति घंटा है तो ऑल ओवर पूरे जलने तक 3 मीटर प्रति घंटा ही रहेगी। तो ये अपनी स्थायी 3 की चाल से जलेगी, ये अपनी कांस्टेंट 5 की स्पीड से जलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, सेम, ये कहने का मतलब नहीं है। क्लियर। आगे, है ना। एक ही समय पर जलना शुरू करे तो ज्ञात करो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 3/5 हो जाएगा। कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 3/5 हो जाएगा, कितने समय बाद। तो अब सीधी सी बात है, क्या अनुपात हो जाएगा, 3/5, है ना। तो मान लो टी टाइम बाद, 1 मिनट शांति रखना, अभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना।
मैंने माना कि भैया टी टाइम बाद, है ना, आफ्टर टी टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 3:5 टी टाइम। तो अब सुनना बात को, है ना, कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में, है ना। दोनों को एक साथ जलाया, कितने टाइम बाद दोनों की ऊंचाई का अनुपात 3/5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी ऊंचाई यदि 3 बचेगी तो इसकी ऊंचाई कितनी बचनी चाहिए? 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या कहना चाह रहा है वो? कितने टाइम बाद दोनों की हाइट का रेशियो, दोनों की ऊंचाई का रेशियो क्या बचेगा? 3 से 5। ये छोटा बचेगा, ये बड़ा बचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में इसकी चाल ज़्यादा है ना, इसकी चाल ज़्यादा, ये तेजी से जलेगी ना और ये धीमे धीमे जलेगी। जो तेजी से जलेगी टी टाइम बाद उसकी ऊंचाई कम बचेगी, और जो धीमे धीमे जलेगी टी टाइम बाद उसकी ऊंचाई ज़्यादा बचेगी। तो इसकी ऊंचाई बची इतनी और इसकी ऊंचाई बची इतनी। सवाल की डिमांड है कि ये ऊंचाई का अनुपात 3 से क्या होना चाहिए? 5। यानी कि ये ऊंचाई 3 होनी चाहिए, ये ऊंचाई क्या बचनी चाहिए? 3। तो ये ऊंचाई कितनी बचनी चाहिए? 5। ऐसा सवाल का कहना है। समझ आई बात? तो सवाल ने बोला कितने समय बाद ऊंचाई 3/5 होगी, तो हमने माना कि टी समय बाद, टी टाइम में ये इतना जल जाएगी, ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा जल जाएगी, ये कम जलेगी, ये ऊंचाई कम बचेगी, ज़्यादा बचेगी। समझ आई बात? टी टाइम बाद, यानी कि हमें किसका वैल्यू निकालना है? टी का। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं सवाल को। अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, मोमबत्ती की ऊंचाई 60 मीटर मानी क्या हमने? वर्क यानी कि 12 और 20 का एलसीएम लिया। मोमबत्ती की ऊंचाई क्या मानी? 60। वर्क यानी कि मोमबत्ती की लंबाई कितनी है? जितनी ज़्यादा लंबी होगी, जितनी ज़्यादा ऊंची होगी मोमबत्ती, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि मोमबत्ती की हाइट ही क्या है? वर्क, काम, है ना। क्लियर? तो मोमबत्ती की हाइट, यहाँ का वर्क जो है मोमबत्ती की हाइट है। क्लियर? 60 मीटर। तो इस मोमबत्ती की ऊंचाई भी 60 मीटर, है ना। साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख दूँ, चलेगा, है ना। क्यों और इधर उधर लिखूँ? चलो यहाँ लिख देता हूँ इधर पे, है ना, थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोमबत्ती की ऊंचाई 60 मीटर, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की ऊंचाई, दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई 60 मीटर, है ना। 5 की चाल से टी टाइम में अब बताओ क्या ये 5t लेंथ जल जाएगी? 5 की चाल से टी टाइम में, 5 की चाल से टी टाइम में 5t लंबाई जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो चाल है 5 और टाइम है t, तो डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस जल जाएगा 5 की चाल से टी टाइम में? 5t लेंथ जल जाएगी। वैसे इधर टी टाइम में 3 की चाल से 3t लेंथ जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब 60 में से 5t गया तो ये जो बचा है ये 60 माइनस 5t बचा कि नहीं बचा? बताओ। 60 में से 5t गया तो 60 माइनस 5t बचा कि नहीं बचा? 60 में से 3t गया तो बताओ 60 माइनस 3t बचा कि नहीं बचा? तो 60 माइनस 5t से 60 माइनस 3t 3/5 के अनुपात है कि नहीं है? इससे इसका अनुपात 3/5 है कि नहीं है? तो 60 माइनस 5t से 60 माइनस 5t से 60 माइनस 3t, 60 माइनस 5t से 60 माइनस 3t का रेशियो 3/5 के बराबर दिया कि नहीं दिया? क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 120, 25, 9, 16, 16t बराबर 120, t बराबर 120/16। 8 से 15 बार, 8 से 2 बार 7.5 आंसर आएगा शायद। t का वैल्यू कितना आएगा? 7.5। t का वैल्यू 7.5 घंटे आएगा शायद। ऑप्शन में देखे तो यस, ऑप्शन ए। बोलो समझे कि नहीं समझे इस सवाल को, है ना। इस सवाल को आपको ऐसे ही करना है। सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। यदि मेरे को करना होता तो 60 तो मैं ओरली बनाता, 60 ओरली बनाता तो 12 पंजे 60, ये 5 की चाल से जलेगी। 23 जा 60, 3 की चाल से टी टाइम में 5t जल जाएगी, 3t जल जाएगी। तो 60 माइनस 5t से 60 माइनस 3t का रेशियो 3:5। सीधे ये रिलेशन ही छापता मैं तो, इतने प्रैक्टिस है मेरे को, ठीक है ना। समझ आई बात? सो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलो इसी प्रकार का एक और सवाल ले रहा हूं मैं। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन नहीं किया मैंने, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं ले रहा हूं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6। सीधे छठा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि छठा इसी टाइप का क्वेश्चन है।
बिल्कुल सेम टास्क है, कोई चेंज नहीं है, है ना। छठा क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसलिए सीधे मैं 6th क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलो बढ़ता हूँ आगे, आराम से रोक के इसको कॉपी कर लें आप, है ना। चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनिए। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो समान लंबाई की कैंडल, 2 कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ, ये भी वही है, 2 समान लंबाई की कैंडल भैया, ये लो 2 समान लंबाई की मोमबत्तियां ही हैं इसमें भी, ये भैया 2 कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ, 2 समान लंबाई की मोमबत्ती, है ना। क्या है कहानी, पूरी तरह से जलने में 4 घंटे और 5 घंटे लेती है। ये 4 घंटे लेती है, ये मोमबत्ती ए मान लो, ये मोमबत्ती बी मान लो, ए और बी, ए जलती है 4 घंटे में, बी जलती है 5 घंटे में। बताओ एलसीएम 20 आएगा, यानी कि मोमबत्ती की ऊंचाई 20 मीटर मान ले, क्या क्या मान ले रहे हो, वर्क यानी कि मोमबत्ती की हाइट। तो उसी क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के द्वारा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बताता हूं मैं। 4 पंजे 20, तो बताओ 5 मीटर प्रति घंटे की चार्ज जलेगी, और 5 चौके 20, ये आपका 4 मीटर प्रति घंटे की चार्ज जलेगी। समझ आई बात, है ना। तो ये मोमबत्ती जलेगी आपकी किस चाल से, 5 मीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। और ये जलेगी 4 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्या पढ़ा, सवाल की सिर्फ एक लाइन पढ़ी अभी मैंने, क्या कि 2 मोमबत्ती की ऊंचाई समान है, पहली मोमबत्ती 4 में जलती है, दूसरी 5 में, बस इतना पढ़ा पहला लाइन। पहले लाइन के आधार पे स्ट्रक्चर बनाया, अब स्ट्रक्चर बना लिया, एक लाइन पढ़ते से स्ट्रक्चर बना लिया ना, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ के समझने में इजी रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बना चुके हम। हर एक पहलू को समझा करो आप, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे, कितने समय में, है ना, कितने समय में दोनों कैंडल जल जाएगी यदि 5 बजे पहली कैंडल की लंबाई दूसरी कैंडल से आधी हो। 5 बजे पहले कैंडल की लंबाई दूसरे कैंडल से आधी हो। 5 बजे पहले कैंडल की लंबाई दूसरे से क्या हो, आधी हो, यानी कि 1:2 दिया कि नहीं दिया, बताओ जरा। 5 बजे, कितनी बजे की बात है, 5 बजे। 5 बजे दोनों की जो ऊंचाई बचेगी ना, 5 बजे उसका अनुपात क्या दिया है, 1:2। यदि 5 बजे दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई, 5 बजे पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की आधी हो, पढ़ता हूं आगे, 5 बजे का ऐसा बोला, ठीक है ना। कितने समय में दोनों कैंडल जल जाएंगी यदि 5 बजे पहली कैंडल की लंबाई दूसरी कैंडल से आधी हो। अब सुनना मेरी बात, है ना। 5 बजे ये सिचुएशन है भैया, 5 बजे ये सिचुएशन है। कहने का मतलब यदि मैं आपके सामने रखूं तो 5 बजे ये कितना बचेगा, केवल इतना, और ये कितना बचेगा, इतना। समझ आई बात, ये 1 और ये कितना बचेगा, 2। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये 1 बचेगा, ये कितना बचेगा, 2। 5 बजे, ये 5 बजे की बात है कि भैया यदि 5 बजे, यदि घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 5। सवाल को प्रैक्टिकली इमेजिन करो, किस परिस्थिति में सवाल बना, किस परिस्थिति में सवाल बना। सामने वाले ने घड़ी में देखा होगा 5 बज रहे, सामने वाले ने घड़ी में देखा होगा 5 बज रहे, और मोमबत्तियों की ओर देखा होगा, तो मोमबत्तियां तो पहले से ही जल ही रही थी, है ना। 5 बजे उसने क्या देखा कि पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से आधी है। 5 बजे उसने क्या देखा, 5 बजे उसने देखा कि भैया पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से आधी है, ऐसा देखा उसने 5 बजे। इसलिए उसने बोला कि यदि 5 बजे पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की आधी हो, घड़ी में 5 बज रहे होंगे, और 5 बजे उसने ये सिचुएशन देखी कि भैया पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से आधी है, तो उसने सवाल में कहा कि यदि 5 बजे पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से आधी, मतलब कंटिन्यूसली पहले से ही जला दिया गया, पहले से ही जला दिया गया, वो जलती जलती आ रही है, और ठीक 5 बजे कुछ ऐसा कोइंसिडेंस था कि उसने देखा कि 5 बजे पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की आधी है। तो अब उसके मन में सवाल क्या आ रहा कि इन दोनों को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में दोनों पूरी तरह से जल जाएंगे। समझ आ रही बात, कितने टाइम में ये दोनों पूरी तरह से जल जाएंगी। तो अब ध्यान देना मेरी बात, अब सवाल कितनी बजे का है, 5 बजे का है। जब वो सवाल पूछा
जब वो सवाल पूछा जब दोनों मोमबत्तियां पूरी पूरी नहीं थी, जब वो सवाल पूछा तब मोमबत्ती ऐसी पूरी खड़ी नहीं थी, जब वो सवाल पूछा तब पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की आधी थी। क्लियर, ये कहानी है। तो अब वो यहाँ से सवाल कर रहा है कि भैया 5 बज रहे हैं, बताओ कितने टाइम में पूरी तरह जल जाएगी। मतलब मान लो 10 मिनट आया, मान लो 10 मिनट आया, 10 मिनट में जल जाएंगी, तो 5 बज रहे हैं यानी कि 5:10 पे ख़त्म हो जाएगी। यदि माना कि 10 मिनट में दोनों पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 5 से 5:10 होगा कि नहीं होगा। माना कि 15 मिनट में पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाएगी, तो 5 से 5:15 होगा कि नहीं होगा। यानी कि समय कहाँ से मेज़र करना स्टार्ट होगा, 5 बजे से। 5 बज रही घड़ी में उसका दिमाग खराब, मोमबत्ती जल नहीं रही है, कितना टाइम लगेगा इन दोनों मोमबत्तियों को जलने में, समझ आई बात। तो कहाँ से टाइम कैलकुलेट होगा आपका, 5 बजे से, कि 5 बजे से कितना टाइम लगेगा दोनों मोमबत्तियों को जलने में। अब समझना और सुनना मेरी बात। चलो तो करते हैं पता भैया। अब मेरे को पता है कि इसकी जलने की चाल क्या है, 5 मीटर प्रति घंटा, और इसकी जलने की चाल क्या है, 4 मीटर प्रति घंटा, है ना। ये किस चाल से जलती है, 4 मीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये जलेगी 4 मीटर प्रति घंटा की चाल से और ये जलेगी 5 मीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लंबाई तो पता होना चाहिए ना। हो सकता है ये 10 मीटर हो, ये 20 मीटर हो सकता है 1 और 2 का मतलब ये 1 मीटर 2 मीटर भी हो सकता है, ये 10 मीटर 20 मीटर भी हो सकता है। 1:2 का मतलब इसकी तुलना में दुगना, ये 4 मीटर तो ये 8 मीटर भी हो सकता है। समझ आ रही बात है ना। यदि ये 7 मीटर तो ये 14 मीटर भी हो सकता है। तो जब तक इन दोनों की लंबाई पता नहीं चलेगी, जब तक इन दोनों की एक्चुअल ऊंचाई पता नहीं चलेगी, तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ आप मेरी समझो, समझे कि नहीं समझे बात को। ये तो रेशियो है ना, इसकी तुलना में आधी है। तो भैया ये 5 मीटर तो ये 10 मीटर, ऐसा पता होना चाहिए ना। मीटर में एक्चुअली ऊंचाई पता होनी चाहिए दोनों की। ये 15 मीटर है, 30 मीटर है, मान लो ये 10 मीटर हुई, तो अरे भैया 10 मीटर हुआ तभी तो 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 5 मीटर जलती है। ये चाल क्या कहती है, ये चाल कहती है कि ये मोमबत्ती 1 घंटे में 5 मीटर जलती है। यदि ये मोमबत्ती 1 घंटे में 5 मीटर जलती है तो 10 मीटर जलने में 2 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। यदि ऊंचाई ही ना पता हो तो 5 मीटर प्रति घंटे की चाल से कितने टाइम में जलेगी पता कर पाओगे क्या। तो कहने का मतलब हमें क्या चाहिए कि 5 बजे इन दोनों की ऊंचाई कितनी कितनी थी। ऊंचाई जब मीटर में पता चलेगी तब जाके चाल से हिसाब लगाएंगे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। समझ आई बात। मान लो मोमबत्ती इतनी बड़ी हो तो उसको जलने में अलग टाइम लगेगा, मोमबत्ती इतनी बड़ी हो तो जलने में टाइम का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ऊंचाई से, ये बताओ आप लोग मेरे को। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है कि इन दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई क्या है। 1:2, 5, 10, 15, 20 क्या है एग्जैक्टली, क्या रिलेशन है। तो चलिए अब हमें पता करना है कि भैया ये ऊंचाई कितनी है और ये ऊंचाई कितनी है। समझे कि नहीं समझे बात को। चलो तो अब इन दोनों की हाइट 1:2 तो पता है, इसकी तुलना में आधा, लेकिन एग्जैक्टली मीटर में कितना है। अब आप जानते हो कि दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई हमने 20 मीटर मानी है क्या। दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई हमने क्या मानी है, 20 मीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे। दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई हमने क्या मानी है, 20 मीटर। क्लियर। दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई हमने मानी 20 मीटर, ठीक है। मान लो टी टाइम में, कितने टाइम बाद 1:2 हो जाएगा, टी टाइम में। अब इस सवाल में लिखा नहीं है कि दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। इस सवाल में लिखा नहीं है कि दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया। आप लिख लो, ये मिसिंग है इसमें। आप लिख लो, आप लिख लो सवाल में एक लाइन कि भैया दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया, ऐसा आप लिख लो उसमें, है ना। एक साथ जलाया, कितने टाइम बाद दोनों की ऊंचाई 1:2 हो जाएगी, माना कि टी टाइम बाद। अच्छा, टी टाइम में कितनी जल जाएगी, 5 की चाल से 5t जल जाएगी क्या। अभी पिछले सवाल में बताया मैंने, टी टाइम में 5 की चाल से 5t जल जाएगी। और ये टी टाइम में 4 की चाल से बताइए 4t जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी, बताओ। टी टाइम में 4 की चाल से 4t जलेगी कि नहीं जलेगी, बताइए। अब सुनिए, 20 में से 5t गया तो ये ऊंचाई 20 - 5t बची कि नहीं बची। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। 20 में से 4t गया तो ये ऊंचाई बताइए 20 - 4t आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सुनिए, तो 20 - 5t से हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। जब तक t का वैल्यू नहीं आएगा ये ऊंचाई की वैल्यू नहीं निकलेगी ना। जब तक t का वैल्यू नहीं रखोगे तब तक ये ऊंचाई की वैल्यू नहीं आएगी ना। हमें दोनों की हाइट चाहिए ना। क्लियर। तो t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेम कहानी पिछले सवाल में किया। इससे इसका रेशियो 1/2 है कि नहीं,
तो 20 माइनस 5t से 20 माइनस 4t का रेशियो क्या है 1/2। चलो 10 और 4 6, 6t बराबर 20। 20 ना, 10 और 4, हाँ ठीक है, 6t बराबर 20। तो बताओ यहाँ से t बराबर 10/3 आएगा क्या? यानी कि t बराबर 10/3 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। t का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 10/3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो t का वैल्यू 10/3 रख दे क्या यहाँ पे? बोलो t का वैल्यू 10/3 सही निकाला ना, गलत तो नहीं निकाला हमने। 20 माइनस 5t 20 माइनस 4t करेक्ट। 20 माइनस 4t बाई 20 माइनस 5t अपॉन 20 माइनस 4t बराबर 2। 2 बार 20 1 बार 20 2 बार 20 में 1 बार 20 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 10t में से 4t माइनस होगा 6t बराबर 20 करेक्ट। तो t बराबर 10/3 करेक्ट, ठीक है। तो 10/3 यहाँ रखेंगे तो 50/3 आएगा। t का वैल्यू 10/3 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा ये 50/3। तो 60 माइनस 50, 50/3, 3 दूनी 6, 60 माइनस 50, 10/3 मीटर हाइट आएगी शायद इसकी। कितनी हाइट आएगी इसकी? 10/3 मीटर। लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। 1 मिनट रुको ज़रा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, समझ आना चाहिए। रिजल्ट बनाना हमारा उद्देश्य है ना, उद्देश्य से कभी नहीं भटकना। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी। 5 बजे दोनों की ऊंचाई की बात करें, 5 बजे ये इतना है और ये इतना है ना, 5 बजे। अब देखो ज़रा कितने बजे, 5 बजे है ना, 5 बजे। तो इसकी ऊंचाई t का वैल्यू जब आप रखोगे ना 10/3, t का वैल्यू 10/3 रखो, रख के बता दूँ क्या, ये लो बस 10/3। इसको जब आप रखोगे ना t का वैल्यू 10/3, तो 60 माइनस 50 10/3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना है 10/3 मीटर, 10/3 मीटर। ये 10/3 है तो इसका डबल है, ये 20/3 ही आएगा, कंफर्म है, ऑब्वियसली इसका डबल है ना। या फिर यहाँ लगा लो आप t का वैल्यू 10/3, t का वैल्यू 10/3 यहाँ लगा लो। देखो लगा देता हूँ, ये आ जाएगा 20/3। समझे कि नहीं समझे बात को? ये 10/3 और ये 20/3, क्लियर। चलो भैया, अब जलने में कितना टाइम लगेगा? ये जलेगी 5 की चाल से। किस चाल से जलेगी ये? 5 मीटर प्रति घंटा। इस सवाल में इतना करना पड़ेगा आपको, जब तक ये लेंथ नहीं निकालोगे ना। देखो ये बहुत इजी है, यहाँ तक आना। अच्छा t का वैल्यू 10/3। पिछले सवाल में हमने कहाँ तक पढ़ा? t के वैल्यू तक केवल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पिछले सवाल में हमने केवल कहाँ तक पढ़ा? t का वैल्यू। ये t का वैल्यू निकालना सीखा पिछले सवाल में। तो इतना काम तो ऑलरेडी हम पिछले सवाल में कर चुके। बस ये वैल्यू लगा के t का ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी, तो 10/3 और 20/3, बस खत्म कहानी। इतना सा काम करना है, बुद्धि लगाएं, है ना, बी सेंसिबल। चलो, और दूसरी किस चाल से जलेगी? 4 मीटर प्रति घंटे की चाल से जलेगी, क्लियर। अब सवाल ये है कि भैया कितने टाइम में दोनों मोमबत्तियां खत्म हो जाएंगी? कितने टाइम में दोनों मोमबत्तियां जो है खत्म हो जाएंगी? तो 5 की चाल से 10/3 जलने में कितना टाइम लगेगा? मेरे को लग रहा है शायद इधर 2/3 घंटे लगेंगे, ठीक है ना, 2/3, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति घंटे 10/3। अच्छा, आपको ये पता होगा, अरे यार इतना तो आता होगा, रुको। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम निकालना हो तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता कि नहीं आता? तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस क्या है? 10/3 मीटर, है ना। टाइम कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, है ना। तो यहाँ निकाल दो क्या? डिस्टेंस क्या है? 10/3 मीटर, है ना। और स्पीड क्या है? 5 मीटर प्रति घंटा, है ना। मीटर मीटर कैंसिल, 2/3 घंटा आएगा क्या? 2/3 घंटा बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? 2/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी यानी कि हाइट। तो 10/3 मीटर उसकी दूरी हो गई, और चाल 5, मीटर मीटर कैंसिल, घंटे में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? 5 दूनी 10, 2/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? 2/3 घंटे का मतलब होता है 40 मिनट। 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 40 मिनट।
यानी कि ये मोमबत्ती को ख़त्म होने में 40 मिनट लगेंगे, यानी कि 5 बजे से 5:40 पे मोमबत्ती ख़त्म होगी, ये 5:40 पे ख़त्म होगी। इसकी बात करें तो 20/3 मीटर 4 की चाल से इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। कहाँ कर लें, ये ऊपर मिसलेनियस लिखा हो मिटा दूँ क्या, है ना, ध्यान रखना है ना कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं। 20/3 डिस्टेंस है, समय बराबर दूरी बटा 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 20/3 मीटर है ना, और स्पीड कितनी है 4 मीटर पर आवर, 4 मीटर प्रति घंटा। तो अब देखो मीटर मीटर कटेगा, घंटे में रिजल्ट आएगा 5/3 घंटा आएगा यहाँ से शायद, यस कन्फर्म 5/3 घंटा। तो देखो जरा भाई 5/3 घंटा, 5/3 घंटा कितना, 1 सही 2/3, 1 घंटा 40 मिनट है क्या, बोलो है क्या नहीं, 1 घंटा 40 मिनट है क्या, 1 घंटा 40 मिनट। तो 5 बजे, तो 5 में 1 घंटा 40 जोड़ोगे तो 6:40 पे। तब कहने का मतलब ये है कि 5 बजे दोनों की स्थितियां ऐसी थी, है ना। क्या बोला इसने, कितने टाइम में दोनों मोमबत्तियां जल के खत्म हो जाएंगी। तब सुनिए मेरी बात, ऐसा है 5 बज रहे घड़ी में, अच्छा किस टाइम पे दोनों मोमबत्ती का खात्मा हो जाएगा पूरा, 6:40 पे ना, 5:40 पे तो केवल ये मोमबत्ती खत्म होगी, 5:40 पे केवल ये खत्म होगी, ये तो जल रही होगी ना। तो सवाल क्या था उसका कि 5 बजे यदि इसकी तुलना में आधी है तो कितने टाइम में दोनों मोमबत्ती समाप्त हो जाएंगी। तो दोनों मोमबत्ती समाप्त होने का मतलब है कि कोई भी नहीं दिखना चाहिए, सब खत्म हो जाए, सब सपाट हो जाए, समझ आई बात। तो कहने का मतलब आप देखिए, क्या 5:40 पे दोनों मोमबत्तियां खत्म होगी क्या, 6:40 कहेंगे क्या कि भैया दोनों मोमबत्ती किस समय एंड होगी, दोनों मोमबत्तियां किस टाइम तक जल के समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बताइए 6:40 पे होगी कि नहीं होगी। बोलो मेरी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे। 6:40 पे, 5:40 पे तो केवल ये खत्म होगी। कितनी बजे एग्जैक्ट दोनों मोमबत्तियां न दिखे ऐसी घटना घट जाए, 6:40 पे होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब कितने टाइम में दोनों मोमबत्ती जल के खत्म हो जाएगी, 1 घंटा 40 मिनट। 5 बज रहे थे घड़ी में, कितने टाइम पे दोनों खत्म हो जाएगी, 5 बज रहे थे 6:40 पे दोनों खत्म हो जाएगी क्या। तो कहने का मतलब यही कहेंगे कि 1 घंटे 40 मिनट में दोनों मोमबत्तियां खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। 5 बजे 6:40, 1 घंटा 40 मिनट। तो बताइए इसका आंसर 1 घंटा 40 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 बजे यदि इसकी तुलना में आधी है तो कितने बजे दोनों मोमबत्तियां जल के खत्म हो जाएगी, बताइए 1 घंटा 40 मिनट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन बी, ये छठा सवाल था हमारा मिसलिनियस का, छठा सवाल था, ऑप्शन बी आंसर आएगा, है ना। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी। आराम से रिपीट कर करके देखें, यहां तक का काम आप ऑलरेडी कर चुके थे पिछले सवाल में, बस 10/3 यहां लगाया ताकि दोनों की ऊंचाई आ सके। यहां 10/3 लगाया तो 10/3 मीटर बची ये लंबाई, और यहां 10/3 लगाया तो ये 20/3 बचा। 10/3 20/3, 5 की चाल 4 की चाल से, तो 5 की चाल से 10/3 जलने में 40 मिनट लगेगा, 4 की चाल से 20/3 जलने में 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो 40 मिनट यानी कि 5 से 5 40, 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 5 से 6 40। किस समय दोनों मोमबत्तियां एंड हो जाएंगी, पूरी तरह से खत्म। 6:40 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। तो 1 घंटा 40 मिनट का अंतराल आएगा कि नहीं आएगा। 5 बजे उसने देखा कितने अंतराल में दोनों मोमबत्तियां समाप्त हो जाएगी, 1 घंटा 40 मिनट। समझे कि नहीं समझे बात को, समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा। यदि मुझसे सॉल्व करने की बात करते, यदि मैं एग्जाम में सॉल्व करता तो इतने से मैं हल कर देता, खत्म कर देता, आधा काम तो ओरली कर देता मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया अभी तक, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन। पिछला वाला इजी था, ये थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलिए मिटा रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। आराम से रिपीट करके देखना, शांति से। ज्ञान लेना, ज्ञान ग्रहण करना, नई नई चीजें सीखना, कंसेप्ट सीखना, ये सब शांति का काम है। आराम से, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता। जल्दी जल्दी में भागोगे तो रट लोगे, उससे रिजल्ट नहीं बनेगा, समझ आई बात। सीखना है, नॉलेज लेना है, पेशेंस लगेगा, दिमाग में शांति लगेगी, सुकून लगेगा, है ना। शांति से देखोगे तब सीखेंगे, समझ आई बात। और मैं भी शांति से समझाऊंगा तो ही समझा पाऊंगा। मैं स्पीड वहां बढ़ाऊंगा जहां सिमिलैरिटीज होंगी। एक जैसे क्वेश्चन चल रहे लाइन से, तो वहां मैं ऐसे स्पीड हवा में उड़ाऊंगा कि मतलब अब घर में बैठे बैठे उड़ेंगे। इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है, अब सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं आगे। हाँ भैया, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बड़ी गर्मी लग रही है यार। रायगढ़ की फ्लेट कंपनी में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, फिर कहानी बना के समझाऊंगा, रुको। रायगढ़ की फ्लेट कंपनी में 60 टन स्टीम का परिवहन करने के लिए एक निश्चित संख्या में ट्रकों की आवश्यकता है। तब यहां पाया गया है कि प्रत्येक टन 0.5 टन कम ले जाता है तथा 4 ट्रकों की जरूरत और पड़ती है। शुरुआत में कितने ट्रकों का प्रयोग करने की योजना बनाई गई। नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ा, छोड़ दो, अंग्रेजी में पढ़ता हूं एक बार, फॉर्मेलिटी है ना, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं।
समझाता हूँ अभी, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ इसको। अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 60 टन्स ऑफ स्टीम फ्रॉम रायगढ़ फ्लेट कंपनी। ओके, इट वॉज फाउंड दैट ईच ट्रक takes 0.5 ton less and needs 4 more trucks. Okay, fine. How many trucks are used at the beginning plant? देखो कहानी ऐसी है, 60 टन स्टीम। कितने स्टीम को ले जाना है? 60 टन स्टीम यानी कि भाप, है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ STEAM, स्टीम यानी कि भाप। आपने स्टीम बाथ लिया कि नहीं लिया कभी? है, स्टीम इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, पता, आयुर्वेदिक इलाज है। इधर देखो आप लोग, 60 टन स्टीम, है ना 60 टन स्टीम को ट्रकों में भर के, फ्लेट कंपनी, FLAT फ्लेट कोई कंपनी होगी, 60 टन स्टीम को ट्रकों में भर के यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है। समझ आई बात? अब सीधी सी बात है, 60 टन स्टीम बहुत होता है, इसको ट्रांसफ़र करना है, कुछ ट्रकों की संख्या लगेगी। मान लेते हैं एक ट्रक, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं एक ट्रक 10 टन पर ट्रक। इसका मतलब क्या समझे आप? 10 टन पर ट्रक। इसका मतलब क्या समझे कि एक ट्रक 10 टन ले जाता है क्या? एक एग्जांपल ले रहा हूं अलग से सवाल की समझ क्रिएट करने के लिए। एक ट्रक 10 टन ले जाता है क्या? 10 टन पर ट्रक के हिसाब से मान लो टोटल 5 ट्रक है। कितने ट्रक है? 5, है ना। इसको ऐसे लिखता हूं, रुको जरा, 10 टन पर ट्रक। अरे यार हट, टन नहीं रे, ट्रक। 10 टन पर ट्रक के हिसाब से मान लो हमने 5 ट्रक भेजे। बी मैथमेटिकल, मैथमेटिकली दिमाग चलाओ। ट्रक से ट्रक कैंसल, 5 × 10 50 टन आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको समझ आया क्या? प्रति ट्रक कितना ले जाएगा, ट्रकों की संख्या बराबर टोटल टन। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मेट है ना। तो कहने का मतलब हमारे इसमें कितना टन स्टीम ले जाना है, हमारी दुनिया में कितना टन स्टीम ले जाना है? 60 टन। हमारे क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिया अलग से, 60 टन हमारे क्वेश्चन में डिमांड है। हम मान लेंगे कि x टन ले जाएगा पर ट्रक, है ना। हम मान लेंगे कि एक ट्रक x टन ले जाएगा और कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी? y। बोलो समझे कि नहीं समझे? और x × y बराबर 6 टन। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम मान लेते हैं कि ये जो सवाल में जो 60 टन परिवहन की बात कर रहा है ना, ये कितने ट्रकों की आवश्यकता है? तो मान लेते हैं y ट्रक है और प्रति ट्रक कितना ले जाता है? x टन। समझे कि नहीं समझे? ट्रक ट्रक कैंसल, टन में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आ गया, सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। x टन पर ट्रक के हिसाब से y ट्रक बराबर 60, ट्रक ट्रक कैंसल, x × y टन, 60 टन आएगा कि नहीं आएगा? वो ऊपर वाला रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यहाँ आएगी एक ट्रक कितना टन ढो सकता है। यहाँ एक ट्रक x टन, एक ट्रक अपने अंदर कितना टन भर के ले जाएगा? x टन। और ऐसे कितने ट्रक होंगे? x टन, एक ट्रक में x टन। तो x टन, x टन कितनी बार? y बार, y ट्रक। तो x × y बराबर 60 टन। अब हम पता करना x और y का मान कितना है। आगे क्या बोला, है ना। तो रायगढ़ की फ्लेट कंपनी से 60 टन स्टीम का परिवहन किया जाता है ना। परिवहन करने के लिए निश्चित संख्या में ट्रकों की आवश्यकता। वो ट्रकों की संख्या क्या मान ली मैंने? y। ट्रक की संख्या क्या मान ली? y। अरे यार आप लोग ऐसे टेढ़े टेढ़े नज़र से मत देखो यार, ये देखो ट्रक की संख्या क्या है? y। मेरे को सब महसूस हो जाता है। ट्रक की संख्या क्या मैंने y, और प्रति ट्रक कितना ले जा रहा है? x। ये मैंने माना इसको, है ना। आगे क्या बोला इसमें? तब यहां पाया गया कि प्रत्येक ट्रक 0.5 टन कब ले जाता है? वो बोल रहा है प्रत्येक ट्रक 0.5 टन कम ले जाता है ना। ये टन ट्रक अब नहीं लिखूंगा, अब मैं x और y लिखूंगा केवल। समझ जाना, टन पर ट्रक है और ये ट्रक है ना, और वो टन है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? यदि पर ट्रक 0.5 टन कम ले जाए, यानी कि अभी x टन ले जा रहा था, अब प्रति ट्रक कितना ले जाएगा? x - 0.5 टन, है ना। तो 4 ट्रक अतिरिक्त लगेंगे, यानी कि अभी y ट्रक थे, अब ट्रक कितने हो गए? y + 4। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ऐसा बोला उसने। सीधी सी बात है, यदि एक ट्रक में जाने वाला स्टीम कम करोगे तो ट्रकों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना, बैलेंस करने के लिए 60 को। सीधी सी बात है, ये बोला उसने, ये सवाल है।
तो भैया ख़त्म हो गई कहानी, ये सवाल ख़त्म होगा। ये दो समीकरणों को हल करोगे एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। अब सवाल ये उठता है क्या हम इक्वेशन को हल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इतना लंबा हम सॉल्व थोड़ी ना करने वाले, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसलिए हमें इतना लंबा सॉल्व करवानी है। नाउ वी विल गो थ्रू बाय ऑप्शन, ऑप्शन से करेंगे अब हम। अच्छा पूछा क्या इसमें, ट्रक का प्रयोग करने की शुरू में कितने ट्रकों की संख्या पूछी है, यानी कि शुरू में ट्रकों की संख्या, यानी कि y का मान निकालना कि निकालना। अब y के मान के तौर पर ऑप्शन में 10, 15, 20 और 24 चार ऑप्शन दिए, 10, 15, 20 और 24। y का वैल्यू या तो 10 या तो 15 या फिर 20 या फिर 24 है, समझे कि नहीं समझे? इन चार में से कोई एक y का वैल्यू है कि नहीं है, ट्रकों की संख्या है कि नहीं है। चल अब ऑप्शन के थ्रू रख के देखते हैं हम, ठीक है। यदि y का वैल्यू 10 रखते हो, यदि y का वैल्यू 10 रखते हो तो 10 इंटू 60 बनाने के लिए x का वैल्यू 6 आएगा क्या? y का वैल्यू 10 लेके मैं चेक कर रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना और मैं करके भी नहीं बताऊंगा। यदि आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आप ये कर सकते हैं कि भैया x का वैल्यू 60 बटा y, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 60 बटा y, x का वैल्यू 60 बाई वाई, x का वैल्यू 60 बाई वाई यहाँ लगा देना, 60 बटा y यहाँ रखोगे तो y के रूप में द्विघाती समीकरण बन जाएगा, y का मान आ जाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन से करूँगा, क्लियर। तो y का वैल्यू 10 रखेंगे, y का वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 में किसका गुणा करें, 60 है 6 का, तो बताइए x का वैल्यू 6 हो गया क्या? तो जैसे y का वैल्यू 10 लोगे, x का वैल्यू ऑटोमेटिकली 60 बैलेंस करने के पर्पज से 6 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 10 यदि इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब x और y करेक्ट है। y का वैल्यू 10 अभी मैं चेक कर रहा हूँ, y का वैल्यू 10 रखूंगा तो x को 6 बनाना पड़ेगा, x 6 y 10, ये इक्वेशन 60 बराबर 60 बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? यही 6 और 10 यहाँ रखने पर यदि इसको भी बैलेंस कर दे 60 को तो x और y सही है, मतलब y 10 सही है। चलो रखते हैं, 10 और 4 14 आएगा, y का वैल्यू 10 रखोगे तो 6 माइनस 0.5 5.5 आएगा, 5.5 इंटू 14 कहीं से कहीं तक 60 होगा ही नहीं, मतलब जो 10 लिया था बिल्कुल गलत था, जो 10 उठाया था बिल्कुल गलत था, नहीं हो रहा 60 बराबर 60 है ना। चलो अब 15 लेते हैं, 15 रखोगे, 15 चौक 60 ना, 60 बैलेंस करना 15, x का वैल्यू 4 रखो यहाँ 4 और रखो यहाँ 15, 15 और 4 19, कते ही नहीं होना 19 से, 19 के गुणा करके 60 आना ही नहीं है, अलग ही। ये ओरली होगा, ये जो काम कर रहा हूँ ये सब ओरली होगा, सिखा रहा हूँ, शांति से आराम सीखो। 4 में से 0.5 का 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? 3.5 का 19 में 60 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी फेल, ये भी फेल, क्लियर। 20 रखें, चलो y की जगह 20 रखते, 20 तिया 60 ना, 20 तिया 60, यदि y 20 लोगे तो 20 तिया 60 3, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 20 है। 20 और 4 24 आएगा क्या? 20 और 4 24 आएगा क्या? 3 माइनस 0.5 ढाई आएगा क्या? बताओ 24 इंटू ढाई 60 आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। 24 इंटू ढाई कर लो, ढाई यानी कि 5 बटा 2 कर लो आप, 2 से 12 बार 12 पंचे 60 आ रहा है सेटिस्फाई, यानी कि आंसर क्या होगा 20। एक बात बता दूं, ये चेक ओरली होगा। आप सोच रहे होंगे सर ये चेक करने में आपको तो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हुआ नहीं, मैं आपको सिखा रहा था इसलिए टाइम हो गया है ना, बाकी कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें। सीधे इक्वेशन आएगा एक्स वाई बराबर 60 और x माइनस 0.5 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 60। सीधे उठाओगे ऑप्शन से 10, 10 छंग 60, 6 और 10 रखेंगे, 10 4 14 हो ही नहीं सकता। 15 रखोगे, 15 4 19, 60 के मल्टीपल में 19 आ ही नहीं सकता। 20 रखोगे, 20 तिया 60, तो तीनों ढाई और 24, ढाई इंटू 24 सीधे 60। ये सब काम ओरली होगा है ना, बहुत स्पीड से, क्लियर, ठीक है। थोड़े से रेयर क्वेश्चन है, कॉपी करिए। अगले सवाल पे आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मिसलिनियस वाले पार्ट का सवाल नंबर 3 ले रहा हूँ मैं अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मिसलिनियस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कुआं खोदना, रोक के आराम से कॉपी कर लो इसको। ये एग्जाम्पल लिया था ऊपर मैंने, है ना, 50 टन वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए। एक योजना अनुसार, सबसे पहले सवाल नंबर 3 की कहानी में सुना दूं। सवाल नंबर 3 बहुत बड़ा बड़ा बेकार दिख रहा होगा आपको, समझ नहीं आ रहा होगा, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा सवाल देख के ना पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बड़ा इरिटेट, दिमाग खराब होता है, बाद में पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है। तो पहले कहानी सुना देता हूँ। इस सवाल में ना कुआं खोदा जा रहा है, कुआं, और कुआं थोड़ा मॉडर्न तरीके से खोदा जा रहा है, वो गेती फावड़े नहीं चला रहे ऐसे करके। इस सवाल में कुआं खोदा जा रहा है, और कुआं कैसे खोदा जा रहा है, वैसे गेती फावड़े नहीं चला रहे वो लोग, मशीन है, मशीनरी,
मशीन के द्वारा कुआं खोदा जा रहा है, मिट्टी निकाल निकाल के फेंकी जा रही है बाहर। क्लियर? मशीन के द्वारा, मशीन है इनके पास खोदने की। चलो देखते हैं कैसे कुआं खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुएं खोदने के ऊपर क्या सवाल बनाया इन्होंने। एक योजना अनुसार, सवाल नंबर 3 है ना, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, है ना। सुनिए, एक योजना अनुसार छिद्र करने वाला दल, छिद्र छिद्र मतलब वो कुआं खोद रहे हैं, छिद्र मतलब जमीन में छिद्र कर रहे हैं, मतलब वो कुआं मान लो आप। समझ आई बात? क्लियर है ना? छिद्र मतलब कुआं खोद रहे जमीन में। एक योजना अनुसार छिद्र करने वाले दल को जमीन के अंदर 360 मीटर गहरा छिद्र करना है। एक योजना अनुसार छिद्र करने वाले दल को जमीन के अंदर 360 मीटर गहरा छिद्र करना है। भैया ये जमीन इधर देखो जरा विद्यार्थियों, मैं आपको बिल्कुल फील करवाता हूँ, महसूस करवाता हूँ। ये ज़मीन है भैया, है ना, ये ज़मीन है। ज़मीन मूवी देखी आपने? ज़मीन बोलो, देखी कि नहीं देखी? अजय देवगन और वो अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन को कोरोना हो गया नहीं, अमिताभ बच्चन को भी हो गया, हो जाएंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन का समतल है, ये आदमी चल रहे हैं यहाँ पे। ज़मीन पे कौन चल रहा है? ये ज़मीन के अंदर की पिक्चर, अंदर की पिक्चर स्कैन करके बताई मैंने। ये ज़मीन का समतल यहाँ पे, ये ज़मीन के अंदर, अंदर का साइड वाला पिक्चर मैंने आपको स्कैन करके दिखाया मशीन से, एक्सरे मशीन से एक्सरे किया है ना। चलो भैया, ये आदमी यहाँ पर कुआं खोदेंगे 360 मीटर गहरा, मान लो ऐसा कुआं खोदेगा, ऐसा, ये ऐसा कुआं खोदेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो कितना गहरा है, ये 360 मीटर गहरा है ना। कितना गहरा कुआं है? 360 मीटर गहरा कुआं है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? कितना मीटर गहरा कुआं खोदा है? जमीन है, इधर भी जमीन है, उधर भी जमीन है। कितना मीटर गहरा कुआं खोदा? 360 मीटर गहरा कुआं खोदना, ये टारगेट है भैया। अब वो लाए मशीन, खोदने वाली मशीन लाए। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक योजना अनुसार छिद्र करने वाले दल को जमीन के अंदर 360 मीटर गहरा छिद्र करना है। दल पहले 2 दिन योजना अनुसार काम करता है। योजना, 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 योजना यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग की होगी उन्होंने कि भैया x मीटर प्रतिदिन के हिसाब से y दिन में 360 मीटर खोद देंगे। ये प्लानिंग, उनकी प्लानिंग की बात करें तो ऐसी प्लानिंग उन्होंने की होगी कि x मीटर पर डे, x मीटर पर डे के हिसाब से y डेज, डेज से डेज कैंसल। बताओ मीटर में रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो विद्यार्थी, आप लोग समझे कि नहीं समझे यार? आप लोग समझदार हो, व्यापम वाले नहीं हो, है ना, तो आपको मैं समझदारी जैसा पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये डी से डी कैंसिल, ये योजना है इनकी। दिस इज़ द प्लानिंग, दिस इज़ देयर प्लानिंग। क्लियर? ओके फाइन, ये प्लानिंग है इनकी। मतलब ये फाइनली सिंपल फॉर्म में आएगा एक्स वाई बराबर 360। इसमें एक्स क्या है? प्रतिदिन कितना मीटर खोदा गया, एक्स क्या है? एक्स ये है पर डे कितना मीटर खोदा गया, ये है x। और y क्या है? कितने दिन, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है ना, ये x और y है। x यानी कि प्रतिदिन कितना मीटर खोदना, प्रतिदिन का टारगेट होगा ना कि आज 5 मीटर खोदेंगे, हर दिन 5 मीटर खोदेंगे, है ना, और 5 मीटर के हिसाब से इतने दिन लगेंगे। समझ आई बात? वो योजना। तो x इंटू वाई बराबर 360। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब क्या हुआ? ये योजना इनकी। अरे सीधी सी बात है यार, कोई भी कुआं खोदना जाएगा, आप ही समझो ना यार मेरी बात को। कोई भी दल, कोई भी टीम कुआं खोदने जाएगी तो पहले प्लानिंग तो करेगी ना वो, कि भैया हाँ 360 मीटर खोदना है, हर दिन इतना मीटर खोदेंगे और इतना दिन लगेगा। ऐसी प्लानिंग तो होगी कि नहीं होगी? बस वही प्लानिंग है कि x इंटू वाई बराबर 360, हर दिन x मीटर खोदेंगे और y दिन में 360 पूरा हो जाए। क्लियर? अब ये तो प्लानिंग है, सच में एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, काम करना चालू कैसे हुए, कैसे काम किया, क्या सच में जो सोचा था वैसे ही काम किया, कुछ हो रहे? देखो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दूंगा, वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों समझ जाते होंगे आप लोग, तो जो मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से कहानी बना के आगे, है ना। हाँ भैया, अब पिक्चर स्टार्ट होती है। नाउ पिक्चर स्टार्ट्स नाउ। अब सुनो, दल पहले 2 दिन योजना अनुसार काम करता है। दल पहले 2 दिन योजना अनुसार काम करता है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, फर्स्ट टू डेज दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। समझ आई बात? पहले 2 दिन वो योजना अनुसार काम करते हैं, पहले 2 दिन वो योजना अनुसार काम करते हैं। क्या योजना है उनकी?
प्रतिदिन x मीटर खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? क्या योजना है? प्रतिदिन x मीटर खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? पहले 2 दिन योजना अनुसार काम हुआ, यानी कि पहले 2 दिन उन्होंने x करके ही खोदा, तो 2 दिन में 2x खोद दिया कि नहीं खोद दिया? तो पहले दिन उन्होंने कितना खोदा? पहले 2 दिन योजना अनुसार काम किया, यानी कि पहले 2 दिन उन्होंने x की चाल से 2 दिन काम किया कि नहीं किया बताओ? तो पहले दिन उन्होंने 2x खोद दिया कि नहीं खोद दिया? जैसे x की चाल से y दिन 360, तो x की चाल से y दिन तक 360 होगा ना। पहले 2 दिन योजना अनुसार काम किया, तो योजना अनुसार हर दिन x खोदना था कि नहीं खोदना था? तो 1 दिन में x, तो 2 दिन में टोटल 2x खोद दिया कि नहीं खोद दिया? तो पहले 2 दिन योजना अनुसार खोदा कि नहीं खोदा? कितना खोद दिया? 2x। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2x, इतना खोद दिया उन्होंने, इतना। ये लेंथ जो है ना, ये है 2x। बोलो समझे कि नहीं? इतना खोद दिया उन्होंने पहले 2 दिन में योजना अनुसार काम करके, इतना खोद दिया। प्लस अभी तो और बाकी है ना, इतना सारा बाकी। अब आगे क्या करा उन्होंने 2 दिन बाद? इसके बाद दल को ज्ञात होता है, दिमाग लगाया। इंसान वही सक्सेस है, इंसान वही आगे बढ़ता है जो हर 5 कदम चलने के बाद सोचता है, जो हर 5 कदम चलने के बाद अपने पीछे को, रास्ते को देखता है कि क्या मेरा ये रास्ता और बेहतर हो सकता था, क्या मैं और बेहतर तरीके से चल सकता था। तो इंसान वही प्रोग्रेस करता है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। इंसान वही प्रोग्रेस करता है जो हर 5 कदम चलने के बाद पीछे मुड़ के देखे कि भैया ये जो मैं 5 कदम चला हूँ, क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? अगले 5 कदम में वो सुधार चाहिए। फिर अगले 5 कदम चलने के बाद फिर पीछे देखो। बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान रखना है ना। ये कुल्हाड़ी पे धार करने वाली चीज़ है, शार्पन योर एक्स। एक स्टोरी है, बाद में बताऊँगा, है ना। तो हर 5 कदम चलने के बाद देखो क्या अगला 5 कदम और बेहतर हो सकता है, ऐसा वही कहानी। तो ये देखो, कुआं खोदने वाले लोग जब कर सकते, तो आप एसएससी पढ़ने वाले लोग नहीं कर सकते क्या? एसएससी बैंकिंग पढ़ने वाले, एग्जाम देने वाले महान लोग आप तो इन्होंने 2 दिन योजना अनुसार काम किया, एक्स। फिर बुद्धि लगाई इन्होंने। क्या बुद्धि लगाई? क्या देखा इन्होंने? इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा। स्मार्ट आदमी है, कुआं खोद रहा है पर स्मार्ट आदमी है। इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो रहा है, कि भैया हमारे इतने महंगे संसाधन है, इतनी महंगी मशीन है, और केवल 2 दिन में 2x ही खोदेंगे क्या? थोड़ी चाल बढ़नी चाहिए, ऐसा उनको लगा। फिर से पढ़ता हूँ। इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तथा जब वह दल पहले से 4 मीटर अधिक प्रतिदिन, पहले से 4 मीटर अधिक प्रतिदिन, अब वो प्रतिदिन कितना खोदेगा? x + 4। अभी प्रतिदिन कितना खोद रहा था? x। अभी प्रतिदिन कितना खोद रहा था? x। लेकिन अब प्रतिदिन वो कितना खोदेगा? x + 4। संसाधनों का अब वो उचित प्रयोग करेगा। अब प्रतिदिन कितना खोदेगा? x + 4, है ना। 2x गड्ढा कर लेने के बाद अब प्रतिदिन किस चाल से खोदेगा? x + 4। क्लियर है ना। तद अनुसार दल योजना अनुसार से 1 दिन पहले, तद अनुसार, इस प्रकार से दल योजना अनुसार जो दिन था उससे 1 दिन पहले 400 मीटर खोद देते हैं। दो दिन के बाद प्रतिदिन 4 मीटर अधिक तेजी से खोदना चालू करते हैं। हर दिन x + 4 खोदेंगे। और जो समय सीमा तय थी, जो योजना अनुसार जो समय लेना था, उससे 1 दिन पहले ही 360 की जगह 400 मीटर खोद डाला। तो योजना अनुसार कितना समय लेना था बताओ? y लेना था क्या? योजना अनुसार जो समय था वो y था कि नहीं था? योजना अनुसार जो समय लेना था उससे 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि y में से 2 गया तो इधर y - 2 आना चाहिए क्या? दिन बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? y में योजना अनुसार जो दिन था वो y। सवाल ने क्या बोला? इस तरीके से योजना अनुसार जो टाइम था उससे 1 दिन कम में ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया? तो योजना अनुसार टाइम कितना लेना था? y में से 2 गया तो बताओ y - 2 बचा कि नहीं बचा? योजना अनुसार y - 2 बचा, लेकिन 1 दिन पहले ख़त्म कर देने का मतलब है कि y - 2 में भी 1 कम, यानी कि केवल y - 3 दिन लिया इन्होंने। विद्यार्थी, मेधावी, इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इधर देखिए आप लोग, है ना। कहानी क्या है? कहानी तो आप समझ, आपसे कुछ छिपाता ही नहीं मैं कभी, सब जानते हो आप, है ना। तो योजना अनुसार, इस पैटर्न में योजना अनुसार जो समय लेना था उससे 1 दिन कम लिया, तो y में से 2 गया तो y - 2 बचना था। लेकिन क्योंकि 1 दिन कम लिया तो y - 2 में भी 1 कम, केवल y - 3 लिया कि नहीं लिया बताओ?
बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात। या फिर ऐसे कर लो कि योजना अनुसार जो लेना था उससे एक दिन कम लिया, नहीं कि y-1 लिया। योजना अनुसार y लेना था, योजना अनुसार y लेना था, लेकिन योजना अनुसार जो लेना था उससे एक दिन y-1, y-1 में से 2 गया तो y-1 में 2 माइनस कर दो, बताओ y-3 बचा कि नहीं बचा। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर, कुछ नहीं करना। दीज आर 2 इक्वेशन, 1 और 2। ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करवाओ, जो आंसर आएगा वो आंसर है, सॉल्व नहीं करना आगे, है ना। चलो ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन है 20, 21, 19 और 22। 20, 21, 19 और 22। निकालना क्या है, निकालना है प्रतिदिन कितना मीटर खोदते हैं। तो प्रतिदिन जितना मीटर खोदते हैं वो x है कि नहीं है, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का। x के वैल्यू के लिए 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। बोलो 4 ऑप्शन है कि नहीं। अब सुनो मेरी बात, x और y 360 का फैक्टर, अरे x और y तोड़ोगे तो x और y दोनों 360 के गुणनखंड है कि नहीं। तो 360 का गुणनखंड इन चारों में से ये 20 थोड़ी ना यार, क्या है ये लास्ट वाला, 22 है। हाँ 22 है ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है x का वैल्यू 20 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो सीधी सी बात है, आप देखो यहाँ पर 360 के दोनों टुकड़े हैं ना ये, तो 360 के गुणनखंड ही होंगे, फैक्टर ही होंगे x और y। तो बताइए x का वैल्यू 360 का फैक्टर होगा। 360 का फैक्टर ना तो 21 होता, ना तो 21 से 360 डिविजिबल है, ना 19 से, ना 22 से। सीधी सी बात है 20 आएगा कि नहीं आएगा x का वैल्यू, बताओ। लेकिन ऐसे नहीं हवाबाजी करना, वैल्यू रख के देख लो, x का वैल्यू 20 रख कर देख लो। यदि x का वैल्यू 20 रखोगे तो बताओ y का वैल्यू 18 आना चाहिए 360 को बैलेंस करने के लिए, बताओ। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर 20 सही है क्या। x बराबर 20 लोगे तो 360 बैलेंस करने के लिए 20 × 18 यानी कि x 20 और y 18। x 20 और y 18 यदि यहाँ भी सेटिस्फाई कर दे, मतलब x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 18 कंफर्म हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो चलिए x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 18 है ना, तो रख लेता हूँ मैं x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 18। क्लियर, रखो यहाँ x का वैल्यू 20 और रखो यहाँ x का वैल्यू 20 और रखो यहाँ y का वैल्यू 18। 20 रखोगे 20 दूनी 40 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ज़रा। 40 है ना। यहाँ 20 और 4 24 हो गया क्या, बोलो 20 और 4 24 हो गया। और y 18, y 18 - 3 15 आएगा क्या, तो 20 × 15 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। 40, 24 × 15 कितना, तो 360, तो 40 + 360 देखो 400 सेटिस्फाई हो गया क्या, यस। यानी कि x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 18 कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यानी कि x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 18 कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 20। तो देखो ऐसा है, कहानी ऐसी मैं आपको बता दूं। आज की क्लास ऐसा लग रहा होगा थोड़ी स्लो है, स्लो नहीं है, चीज़ ऐसी है। मैं चाहता हूँ आराम से समझाओ, धीमे धीमे समझाओ। एक सवाल कम होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता कि एक भी बच्चे को समझ में ना आए। एक क्लास ज़्यादा लगेगी चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा कुएं की फीलिंग आ गई तो चीज़ें समझ आती है, समझ आई बात है ना, क्लियर होती है, ठीक है। चलो समझ गए सवाल को। आप इंग्लिश में भी पढ़ लोगे, इंग्लिश में भी वही चीज़ है यार, जो हिंदी में हो इंग्लिश में, इंग्लिश को रीड कर लेना। समझ आई बात, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। कैसे कैसे किया हमने, ठीक है, रिपीट करके देख रहा, सब समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलता हूँ, लेकिन अगले सवाल पे जाने से पहले लगभग 1 घंटा होने वाला आज का, लेकिन एक और सवाल हो जाएगा। चलो कर लेते एक और सवाल। देखिए कहानी ऐसी है, मिटा दो इसको, है ना, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, समझ गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 20, तो आंसर आएगा इसका 20। x का वैल्यू 20 सेटिस्फाई करेगा, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो डिस्कशन कॉलम में जाके वो डाउट का या तो शीट का क्वेश्चन नंबर डाल दो, प्रैक्टिस शीट मेन शीट का क्वेश्चन नंबर डाल दो, डिस्कशन कॉलम में जाके कमेंट में वहाँ ये डाल दो, या फिर फोटो लेके एड इमेज कर दो। क्लियर, या तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 1 दिन के अंदर अंदर, या फिर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है उसका किसी वजह से, ठीक है, तो फिर वो जो लास्ट में मैं करवाऊंगा ना, टाइम नंबर खत्म कर जब लूंगा, तो डिस्कशन कॉलम में जितने भी क्वेश्चन आपने भेजे हुए हैं वो सारे मैं समेटूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। समझ आई बात, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलो बस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यार, और 2-3 इसमें। चलो आज तो नहीं हो पाएंगे, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वैसे टाइम कितना बचा है यार, भागना तो नहीं पड़ेगा, रहने दो यार। लंबी कहानी इस सवाल की, टाइम लग जाएगा, सुकून से समझा नहीं पाऊंगा।
कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको कंप्लीट, और बचे हुए क्वेश्चन भी कल कंप्लीट कर लेंगे अपन, और परसों के दिन जो है मैं डाउट्स ले लूँगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक और चीज़ देखो मैं बता दूँ, अभी आप कोरोना की सिचुएशन तो देख रहे हो, कोरोना कंट्रोल हुआ था, लेकिन क्या है, सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक किया ना, उसकी वजह से वापस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है ना। कोरोना जो है इंदौर में थोड़ा संख्या लगभग बढ़ा है, डरने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, लेकिन संख्या बढ़ी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। आप भी समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, क्लियर, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, है ना, यदि आप इस भरोसे बैठे हो कि क्लासेस खुल जाए, तो लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लासेस खुलने की रिस्क अभी नहीं ली जाएगी। समझ आ रही बात? इतने सारे बच्चों का इकट्ठा होना नहीं है ठीक, समझ आ रही बात? तो अभी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा मार्केट को नॉर्मल होने में, समझ आई बात? वैसे मार्केट नॉर्मल हो चुका है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारी क्लास चलती थी पहले, वो होने में टाइम लगेगा। तो इस भरोसे मत रहें कि बस टाल दो, ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी भरोसे मत रहें, समझ आई बात? अभी टाइम लगेगा, क्लियर। तो मैं, जहाँ तक मेरा विश्वास है, ऑफलाइन से ज़्यादा इफेक्टिव है ये क्लासेस, जहाँ तक मेरे को विश्वास है, मच मोर इफेक्टिव, क्योंकि ऑफलाइन में एक ही बार होता, दूसरी बार रिपीट करके, यदि मैं आपकी जगह होता तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। खर्चा नहीं लग रहा मेरा इंदौर में रहने का, खाने का, मस्त घर में बैठे बैठे रिपीट कर करके देख रहा हूँ आराम से, कोई लोड ही नहीं है, और अच्छे से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम समझा रहा हूँ, मेरे सर पे भी लोड नहीं है ना यार ज़्यादा। वहाँ कोचिंग में ना जाने कितने लोग रहते हैं, नीचे कोई आ रहा, ऊपर कोई आ रहा, इधर जा रहा आ रहा, ये वो शोर वगैरह, कितनी शांति, कितना सुकून है, कितना मज़े से एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल खोल के आपके सामने रख पा रहा हूँ, समझ आई बात? चलिए, तो ओके, मेहनत करें, अच्छे से जुनून से मेहनत करें, समझ आई बात? ये लॉकडाउन का टाइम ऐसा है कि कई इंसानों को बना भी देगा, कई इंसानों को नीचे भी गिरा देगा, समझ आई बात? तो हमें बनना है, ठीक। चलिए, बहुत है आज के लिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, कल आते हैं ना, कल मिलते हैं, ठीक है।